हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद तूबा। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको जाके देखें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड या अव्यय, खाद्य पदार्थ के अव्यय। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि हमारे पास कितने तरह के फूड हैं, फूड क्या होता है, हमारे पास कितने तरह के फूड हैं, कौन कौन से फूड आइटम हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इन्होंने ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं फूड आइटम्स के। जैसे हम अपनी लंच की थाली तैयार करते हैं, लंच की प्लेट रेडी करते हैं, तो हम उसमें क्या क्या रखते हैं। उसमें रोटी होती है, उसमें दाल होती है, उसमें कोई सब्ज़ी होती है, या फिर चावल, उसमें चावल होते हैं, उसमें सांभर होता है, कोई भी एक सब्ज़ी होती है। ऐसे करके मतलब हम लोग काफ़ी सारी वैरायटी की अलग अलग थाल तैयार करते हैं अपने खाने के लिए। जो भी हमारे खाने का मन होता है, जो भी खाना बनता है, या फिर इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के खाने की वैरायटी से थाल तैयार की जाती है। तो इन्होंने बस उसी चीज़ों के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो जब हम अपनी प्लेट रेडी करते हैं, खाने की प्लेट, उसमें यूजुअली जो होता है हमारा एक फूड आइटम ग्रेन से बना हुआ होता है, ठीक है। 1 आइटम मेड फॉर सम काइंड ऑफ ग्रेन, यानी कि जैसे हमारी रोटी चपाती, वो किससे बनी होती है, ग्रेन से बनी होती है, अनाज से बनी होती है। कोई भी एक आइटम हमारा दाल होती है, या फिर कोई मीट की डिश हुई कोई, वो होती है, और कोई भी एक सब्ज़ी होती है। इस तरीके से हम अपनी प्लेट खाने की रेडी करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग उसमें दही भी ऐड कर लेते हैं, उसमें बटर मिल्क ऐड कर लेते हैं, और थोड़ा सा पिकल मतलब अचार, उसको भी रख लेते हैं। हाँ, तो इस तरीके से हमारी पूरी प्लेट तैयार होती है। अब हमने ये तो ऑन एन एवरेज बता दिया, ठीक है, कि मोस्टली प्लेटें ऐसे तैयार करते हैं सब लोग खाने के लिए। बट एज़ वी ऑल नो, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, और इंडिया किस लिए जाना जाता है, इंडिया जाना जाता है अपनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस के लिए। और यहाँ पर अलग अलग स्टेट के अपने कुछ फेमस फूड होते हैं, उस स्टेट का अपना कुछ फेमस खाना होता है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड आपको टेबल 2.1 दी हुई है। तो इसी से रिलेटेड आपको टेबल 2.1 दी हुई है। टेबल 2.1 में क्या दिया हुआ है, इसमें आपको इंडिया के कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, और उस स्टेट की जो फेमस थाल रेडी होती है, फेमस प्लेट रेडी होती है, उस प्लेट में क्या क्या आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स, उस चीज़ को इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब 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 का सबसे फेमस डिश क्या है, पंजाब की सबसे फेमस डिश मक्के की रोटी और सरसों का साग, सबने सुना होगा। तो उसको उसमें क्या क्या डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं। एक आइटम जो कि ग्रेन से बना हुआ होता है, यानी कि जो कि अनाज से बना हुआ होता है, उस प्लेट में क्या हो सकता है, उस प्लेट में वो आइटम जो अनाज से बना होता है वो होता है मक्के की रोटी। एक आइटम जो कि दाल हो सकती है, या फिर कोई भी मीट की डिश हो सकती है। बट हम बात कर रहे हैं पंजाब की थाली की, पंजाब की प्लेट की, तो उसमें मोस्टली आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, उसमें ज़्यादातर आपको राजमा देखने को मिलेगा। और एक वेजिटेबल आइटम पंजाब मतलब कि सरसों का साग, एक आइटम हो गया सरसों का साग। इसके अलावा कुछ लोग दही रखते हैं अपनी प्लेट में, या कुछ घी वगैरह ऊपर से ऐड करते हैं, तो ये अदर फूड आइटम्स हो गए। इस तरह से हमारी पंजाब की फेमस थाल रेडी होती है। इसी तरह इन्होंने सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में क्या क्या फूड आइटम्स होते हैं एक प्लेट में। ग्रेन से बना हुआ आइटम राइस हो गया, चावल हो गए। आइटम ऑफ दाल, यानी कि कोई भी दाल या कोई भी मीट, क्या हो सकता है, तूर दाल और रसम, ये वहाँ की फेमस डिश है, तूर दाल और रसम, जिसको चारू बोलते हैं। कोई भी वेजिटेबल आइटम, कुंदरू कुंदरू वहाँ की वेजिटेबल आइटम है। इस तरीके से वो अपनी प्लेट रेडी करते हैं आंध्र प्रदेश के लोग, और उसके साथ साथ वो लोग उसमें क्या ऐड करते हैं, बटर मिल्क, घी, या पिकल मतलब कि अचार, आवाकई।
ओके, इस तरह से वहाँ की प्लेट रेडी होती है। अब इन्होंने एक कॉलम खाली दिया हुआ है, इसमें आपको खुद अपनी तरफ से इंडिया का कोई भी एक स्टेट चुनना है, जो भी आपका मन हो, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, कुछ भी, जो भी आपका मन हो आपको वो लिखना है। वहाँ की कोई फेमस थाल सोचनी है और उस फेमस थाल में क्या क्या फूड आइटम हो सकते हैं उन सबको इस कॉलम्स में फिल करना है। ठीक है, इस तरह आपकी टेबल 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जब हम सफ़र में होते हैं तो हमें इतनी खाने की वैरायटी नहीं मिल पाती। जो खाने की वैरायटी हमें घर पे या फिर रेस्टोरेंट वगैरह पे सुकून से मिल सकती है, वो हमें सफ़र में नहीं मिल पाती। कभी कभी हम एक आध किसी फूड आइटम से अपना काम चला लेते हैं। इतना ही कहा है इसमें, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव दिस वैरायटी इन आवर मील, और हम लोग कभी कभी एक आध फूड आइटम से अपना काम चला लेते हैं। अब ये बताओ कि हम जो इतना कुछ खाते हैं अलग अलग तरीके से, वो क्यों खाते हैं हम? इसका कोई रीज़न है खाने का? क्या ये खाना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है या हम एवरी टेस्ट के लिए खाते हैं? या फिर हमें वो चीज़ें भी खानी पड़ती हैं कभी कभी जो हमें पसंद नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मम्मी हमें दूध पिलाती हैं ज़बरदस्ती, हमें नहीं पसंद पर हमें वो फिर भी पिलाती हैं। क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि पी लो, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। तो क्या ऐसा है? क्या मिल्क में ऐसा क्या मौजूद है जो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है? तो हम इस चैप्टर में अब यही पढ़ने जा रहे हैं कि किस किस फूड आइटम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो चीज़ें हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं और क्यों नहीं। ठीक है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? अलग अलग फूड आइटम्स में आखिर क्या होता है जो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो हमें पता है कि हम जितने भी अलग अलग डिशेस खाते हैं उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट डलते हैं। इंग्रेडिएंट हमें कहाँ से मिलते हैं? कुछ हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ हमें एनिमल से मिलते हैं, दैट वी ऑल नो। जितने भी ये इंग्रेडिएंट होते हैं ये अपने अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स रखते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरी होते हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स हमें कहाँ मिलते हैं? उन इंग्रेडिएंट्स में मिलते हैं। और उन कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उन कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट वर्ड आपने सुना होगा। वो क्या होते हैं? वो कंपोनेंट जो हमारे इंग्रेडिएंट में मौजूद होते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। सो मोस्टली जो न्यूट्रिएंट हमारे इंग्रेडिएंट्स में मौजूद होते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, ये आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि खाने में मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ खाने में कुछ फाइबर्स होते हैं, डाइटरी फाइबर, और पानी होता है, ये भी हमारे न्यूट्रिएंट में ऐड किए जाते हैं। क्या हर खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं? अगर हमें ये पता लगाना है कि किस खाने में कौन सा न्यूट्रिएंट मौजूद है या सारे खानों में सारे न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, ये पता लगाने के लिए इन लोगों ने हमें एक मेथड दिया हुआ है, हमें एक टेस्ट दिया हुआ है जिसको करके हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या सारे खानों में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं या सारे न्यूट्रिएंट हर एक खाने में प्रेजेंट होते हैं, या जो पका हुआ खाना होता है, कुक्ड फूड, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, या जो रॉ इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें एक टेस्ट के थ्रू मिलेगा। ये टेस्ट आपको लैब में करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर और कुछ कुक्ड फूड या रॉ इंग्रेडिएंट। ओके, तो ये जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं, इस टेस्ट में हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट का पता लगा सकते हैं। इस टेस्ट से हमें पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हमारे उस फूड में है या नहीं। अभी फ़िलहाल हम इन तीनों के बारे में पता लगाएंगे। चलिए अब हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए
सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। आपको पहले ये 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको चाहिए कुछ टेस्ट ट्यूब्स और एक ड्रॉपर। अब ये सारी चीज़ आपको लैब में मिलेंगी, तो ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे लैब में। आप कुक्ड फूड पर या फिर रॉ मटेरियल्स पर ट्राई कर सकते हैं। नीचे आपको टेबल 2.2 दी हुई है, जिसमें आप जो भी ऑब्ज़र्व करें उन सारी बातों का रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है। कुछ फूड आइटम उस टेबल में ऑलरेडी दिए हुए हैं। आप चाहें तो उन फूड आइटम्स के साथ ये टेस्ट ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने मन पसंदीदा फूड आइटम के साथ भी ये टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये सारे सॉल्यूशन रेडीमेड फॉर्म में ना मिलें तो यहाँ पर जो ये टेबल दी हुई है, ये वाली टेबल, ये आपके टीचर के लिए है। वो इस टेबल को पढ़कर आपके लिए वो सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलें अब टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि जो भी हमने फूड आइटम लिया है उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे खाने में जो ज़्यादातर मौजूद होता है वो कौन सा फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का? वो होता है स्टार्च और शुगर। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में मौजूद होता है? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। तब हम ये पता लगाएंगे कि हमारे फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं। एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा कोई भी फूड आइटम लेना है जिसमें भी आपको पता लगाना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। आपको वो लेना है और 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन के उस पर डालने हैं, ठीक है। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ dilute आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। जब आप उसको उसमें डाल लेंगे खाने के ऊपर, तो आपको ये देखना है कि क्या उसका कलर चेंज हुआ, मतलब कि क्या वो आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू से ब्लैक हुआ। इफ़ इट्स सो, यानी कि अगर ब्लू से ब्लैक कलर हो गया है, इसका मतलब हमारे उस फूड आइटम में स्टार्च मौजूद है, यानी कि उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। यही टेस्ट आप बाकी फूड आइटम्स के साथ कर सकते हैं कि यही पता लगाने के लिए कि उसमें स्टार्च है या नहीं। और उसके बाद जो भी आपने ऑब्ज़र्व किया, जो भी चेंजेस या कुछ भी, उसको आपको टेबल 2.2 में फिल आउट करना है। अब हम पता लगाते हैं कि हमारे फूड आइटम में प्रोटीन मौजूद है या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फूड आइटम की थोड़ी सी अमाउंट लेनी है टेस्टिंग के लिए, थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है टेस्टिंग के लिए। अगर जिस फूड के बारे में आपको पता लगाना है अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, सबसे पहले उसको पेस्ट या पाउडर में बना लेना है, पेस्ट या पाउडर में तब्दील कर लेना है। उसके लिए आप उसको ग्राइंड कर सकते हैं, मैश कर सकते हैं, कुछ भी करिए जिससे वो पेस्ट या पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में उस फूड आइटम को, उस पेस्ट को डालिए और उसके ऊपर 10 ड्रॉप्स डालिए वाटर की, ताकि वो एक लिक्विड फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में तैयार हो जाए। फिर उसको अच्छे से शेक कीजिए, टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाइए। उसके बाद ड्रॉपर की हेल्प से उसमें डालिए 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। 2 ड्रॉप डालिए कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप्स डालिए कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन की। जब आप इतना डाल लें टेस्ट ट्यूब में, फिर उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाएं और उसके बाद थोड़ा वेट करें। उसके अंदर जो भी शेक करके आपने जो मटेरियल तैयार किया था उसको थोड़ा सेटल डाउन होने दें। उसके बाद आप देखें कि क्या उसका कलर चेंज हुआ, क्या उस फूड आइटम का कलर वॉयलेट में बदला। अगर कलर वॉयलेट में बदल गया, इसका मतलब हमारे फूड आइटम में प्रोटीन मौजूद है, ठीक है। अब आप ऐसे ही बाकी फूड आइटम के साथ ट्राई कीजिए और अपनी सारी ऑब्जर्वेशन इस टेबल 2.2 में फिल आउट कीजिए। अब हमने पता लगा लिया कि हम कार्बोहाइड्रेट का कैसे पता लगाएंगे, हम प्रोटीन का कैसे पता लगाएंगे, अब फैट का कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, ये बड़ा इजी है। आपको कोई भी फूड आइटम लेना है और उसको पेपर में रखना है
फूड आइटम को और पेपर को उस फूड आइटम के ऊपर अच्छे से रगड़ना है, ठीक है। पर ध्यान रखें कि वो पेपर फटे ना। जब आप उसको अच्छे से रगड़ लेंगे, पेपर एंड क्रश इट, जब आप उसको अच्छे से रगड़ लेंगे तो आप पेपर पे चेक कीजिएगा कि क्या उस पर कोई ऑयली पैचेस आए, क्या उस पर कोई भी तेल के धब्बे आए, तेल का निशान आया। अगर आपको ना दिखे ऐसे तो आप लाइट के सामने उस पेपर को ऐसे देखिएगा तो आपको दिखेगा कि क्या उस पर कोई भी ऑयली पैचेस आए। अगर उसमें ऑयली पैचेस आए इट मीन्स उस फूड आइटम में फैट है, ठीक है। अगर नहीं आए तो इट मीन्स नहीं है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिसमें पानी मौजूद होता है, ठीक है, वाटर ऑलरेडी मौजूद होता है। तो अगर आप कोई भी फूड आइटम पेपर पे क्रश कर रहे हैं और उस टाइम पेपर गीला हो जाए तो पहले आप पेपर को थोड़ा सूखने दें, उसके बाद उसको चेक करें कि क्या उस पर अब कोई ऑयली पैचेस हैं। अगर कोई ऑयली पैचेस नहीं हैं इट मीन्स उस फूड आइटम में फ़ैट नहीं है। अब जो हमने ये टेस्ट किया, अभी हमें इससे टेस्ट से क्या पता चला, क्या हमें ये पता चला कि फ़ैट, प्रोटीन और स्टार्च यानी कि ये 3 न्यूट्रिएंट हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। क्या कोई एक फूड आइटम सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट अपने अंदर रखता है या एक से ज़्यादा भी रख सकता है। तो जब आप ये टेस्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस किस फूड आइटम में कौन कौन से न्यूट्रिएंट मौजूद हैं और उसके बाद आप अपनी सारी ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 में फिल कर देंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे इन्होंने कुछ फूड आइटम दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनके साथ ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ 3 आप अपने पास से फिल करके उनके साथ ये टेस्ट कर सकते हैं। हमने ये टेस्ट कर लिया और हमें बताया कि अलग अलग फूड आइटम में अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं। कोई कोई फूड आइटम एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट रखता है और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा भी हमारे पास न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि है विटामिन और मिनरल। लेकिन हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमें क्या पता चला कि हमें इन सारे न्यूट्रिएंट की आखिर ज़रूरत क्यों है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए क्या कहते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेनली हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और जो फैट होता है वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, लेकिन फ़ैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। मतलब अगर आप इस सेम क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट लें और सेम क्वांटिटी में फ़ैट लें तो जो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएगा आपको वो होता है फ़ैट। इसीलिए जो फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट मौजूद होता है उनको कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड, और ऐसे फूड जिसमें प्रोटीन मौजूद होता है तो उनको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड, उनको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। अब इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारी बॉडी में कोई भी डैमेज हो जाता है, कोई भी सेल डैमेज हो जाता है तो वो उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। इसलिए प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ऑलराइट, विटामिन की क्या ज़रूरत है। अब विटामिन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से, इसलिए हमें विटामिन भी लेना चाहिए। इसके साथ साथ विटामिन ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज़ एंड बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। यानी कि विटामिन हमें बीमारियों से तो महफूज रखता है हमारी बॉडी को, साथ ही साथ वो हमारी आँखें, हमारी हड्डियाँ, दांत और मसूड़े इन सब को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। इसलिए हमें विटामिन भी लेना चाहिए। अच्छा, आपने सुना होगा विटामिन के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये सारे क्या हैं, विटामिन्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने ए, सी, डी, ई, के दिया हुआ है पर बी हटा रखा है। विटामिन बी क्यों नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि विटामिन बी खुद अपने आप में एक ग्रुप है, उसके अंदर काफ़ी सारे विटामिन्स मौजूद हैं। विटामिन बी खुद अपने आप में एक ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारे विटामिन्स हैं, इसीलिए उसको हम अलग से लिखते हैं।
ACDE के एक साथ लिखेंगे और विटामिन बी अलग से लिखेंगे, जिसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और ये सारे विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। विटामिन ए हमारी स्किन, हमारी त्वचा और हमारी आँखों को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प करता है हमें बीमारियों से लड़ने में। हमें बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प कौन करता है? विटामिन सी। विटामिन डी हेल्प करता है जो हमारे बोन्स, हमारी हड्डियाँ और हमारे दांतों में जो कैल्शियम मौजूद होता है उसको हमारी बॉडी अच्छे से यूज़ कर सके, अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, उसमें हेल्प करता है विटामिन डी। अब यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ऐसे कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं जो विटामिन्स कंटेन करते हैं। ये आपके सारे फूड आइटम्स विटामिन्स कंटेन करते हैं। ये फूड आइटम्स आपके फैट्स कंटेन करते हैं और ये वाले फूड आइटम आपको कार्बोहाइड्रेट देते हैं। ठीक है, तो आप एक बार ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, न्यूट्रिएंट आता है मिनरल। मिनरल की हमें क्यों ज़रूरत होती है? मिनरल क्या कहता है हमारी बॉडी में जाकर? मिनरल थोड़ी सी अमाउंट में हमें चाहिए होता है और ये हर एक अलग अलग तरह के मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं और हमारी हेल्थ अच्छी रखते हैं, इसलिए हमें मिनरल्स चाहिए। ये आपकी टेबल 2.10 दी हुई है। इसमें आपके सम सोर्सेज ऑफ मिनरल्स हैं। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, आयोडीन के सोर्सेज दिए हुए हैं, तो इनको आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, एक और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा जो इन्होंने ऐड की हुई है, हमारी बॉडी, क्या आपको पता है हमारी बॉडी खुद ब खुद भी विटामिन बनाती है? वो कैसे? सनलाइट की हेल्प से हमारी बॉडी खुद ब खुद विटामिन डी बनाती है। अब सनलाइट कौन सी सनलाइट? क्या पूरे दिन जो धूप मिलती है हमें उससे? नहीं, जो सुबह सुबह की निकलता हुआ सूरज की जो किरणें होती हैं उस टाइम की जो धूप होती है, वो वाली धूप हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, क्योंकि उस सनलाइट से हमारी बॉडी विटामिन डी प्रिपेयर करती है। आज के टाइम में इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट, मतलब कम लोग ही जाते हैं सूरज की धूप लेने सुबह सुबह में, जिसकी वजह से लोगों में विटामिन डी की कमी हो रही है। डेफिशिएंसी मतलब कि कमी, लैक। ठीक है, ओके। अब हमने ये देख लिया कि हमारे फूड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट बोला जाता है। अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। हमें ये भी पता है कि कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक न्यूट्रिएंट रखते हैं, कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस, चावल में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है बाकी न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से। उसमें बाकी न्यूट्रिएंट भी मौजूद होते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या मौजूद होता है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए हम राइस को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारी बॉडी को कुछ चाहिए, वो है फाइबर और वाटर। ठीक है, जो डाइटरी फाइबर्स हमारी बॉडी को चाहिए उनको कहा जाता है रफेज। ज़्यादातर मिलते हैं हमें प्लांट प्रोडक्ट में, जो हमारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं ना, जिनका सोर्स प्लांट होता है, हमें उनमें मिलते हैं। जैसे कि ग्रेन हो गए, जैसे कि पल्स, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, इनके मेजर सोर्स क्या है? प्लांट है। तो हमें ज़्यादातर रफेज प्लांट प्रोडक्ट्स में मिलता है। रफेज की क्या ज़रूरत है हमारी बॉडी में? रफेज हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये फिर भी ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अब हम इतना कुछ खा रहे हैं, इतने कुछ इंग्रेडिएंट कंपोनेंट अपने अंदर ले रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कौन करेगा, है ना? तो ये जो रफेज होता है, ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है, जितना भी हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसको
उसको ठीक करने में, उसको डाइजेस्ट करने में, ठीक है। रफेज हमारी हेल्प करता है। वाटर तो आपको पता ही है, हर खाने में होता है वाटर, हर फूड आइटम में वाटर होता है। लेकिन वाटर का क्या काम है हमारे बॉडी में? वाटर हमारी बॉडी को, हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फूड के तौर पे, जितने भी हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है वाटर की हेल्प से। इसलिए वाटर भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। वाटर हेल्प करता है हमारे अंदर जितना भी वेस्ट होता है हमारी बॉडी में, उसको यूरिन द्वारा निकालने में, और स्वेट के ज़रिए, स्वेट यानी पसीना, उसके द्वारा बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इसलिए पानी भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। ज़्यादातर वाटर हम कहाँ से लेते हैं? ज़्यादातर वाटर हम अपनी ड्रिंक से लेते हैं या लिक्विड से लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पानी खुद हो गया, मिल्क, टी, ये सब, इनमें ज़्यादातर वाटर हमें हमारी बॉडी को मिल जाता है। ऑलराइट, नाउ हेयर इज़ एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में क्या बोला है? इन्होंने बोला है आप कुछ टमाटो लीजिए, टमाटर, और कोई फ्रूट लीजिए जैसे कि लेमन, नींबू, उसको लीजिए। जब आप उसको काटेंगे तो आपके हाथ गीले हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को जब हम कट करते हैं या उनको छीलते हैं या उनको ग्रेड करते हैं या मैश करते हैं, तोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं घरों पर, तो जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं उनमें भी वाटर होता है, उनमें नेचुरली वाटर होता है। We see that many food materials themselves contain water. To some extent our body needs are met by this water. तो हमारी बॉडी को पानी वहाँ से भी मिल जाता है। और उसके अलावा भी हम जब खाना बनाते हैं तो हम उसमें भी वाटर ऐड करते हैं, मतलब हर जगह वाटर ही वाटर हो रहा है इसीलिए हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा वाटर होता है ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बैलेंस डाइट। अब ये क्या है बैलेंस डाइट का मतलब है आपकी डाइट में, आपके पूरे दिन के खाने में अच्छी अमाउंट में रफेज हो, अच्छी अमाउंट में वाटर हो, उसी को कहा जाता है बैलेंस डाइट। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज, वाटर। सच डाइट आर कॉल्ड बैलेंस डाइट। इसके साथ साथ आपकी जो पूरे दिन की डाइट है उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट ना तो ज़्यादा हो ना ही कम हो, हम सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपर तरीके से लें। हमारे उस डाइट में रफेज होना चाहिए, हमारे उस डाइट में वाटर होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से अपने पूरे दिन भर का खाना खा रहे हैं, इट मीन्स हमारी डाइट बैलेंस डाइट है। ऑलराइट, क्या आपको लगता है कि सारे एजेस के लिए, मतलब जितने भी अलग अलग उम्र के लोग होते हैं, सबको सेम टाइप की डाइट चाहिए? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वॉट वी नीड फॉर बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क वी डू? क्या आप ये भी सोचते हैं कि हम अपनी जो भी बैलेंस डाइट तैयार करें वो हमारे फिजिकल वर्क पे भी डिपेंड होना चाहिए? ऑफ कोर्स। अब हम, कोई इंसान ज़्यादा मेहनत करता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसको ज़्यादा फूड आइटम्स ऐसे लेने चाहिए जिसमें जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड रही बात ऑल एजेस की, तो ऑल एजेस में हर एज ग्रुप के लोगों को सेम डाइट नहीं चाहिए। किसी की बॉडी अलग होती है, किसी की अलग होती है, किसी को कुछ चीज़ ज़्यादा चाहिए, किसी को कुछ चीज़ कम चाहिए। तो ये डिफ़र करता है अलग अलग बॉडी टाइप्स पे, अलग अलग एजेस पे, उन चीज़ों पे, ठीक है। अब इन्होंने एक काम दिया है आप लोगों को कि आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है जिसमें आप पूरे वीक में आपने क्या खाया वो देखना है, और फिर उसमें देखना है कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट मौजूद थे। जो भी आपने खाया, क्या उसमें सारे न्यूट्रिएंट मौजूद थे? पल्स, ग्राउंडनट, ओके। अब हम लोग बोलेंगे कि अगर हमें बैलेंस डाइट चाहिए तो हमें फ़िश खाने होंगे, हमें बटर खाना होगा, हमें घी खाना होगा। ऐसा नहीं है। कुछ फूड आइटम ऐसे हैं जो ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं सभी लोगों के लिए, और जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रखते हैं अपने अंदर, जैसे कि पल्सेस, दालें, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें ये खाने चाहिए। स्प्राउटेड सीड्स हो गए। फर्मेंटेड फूड हो गया। फर्मेंटेड फूड साउथ इंडिया में मोस्टली यूज़ होता है, जैसे कि इडली,
ठीक है। अलग अलग आटों का कॉम्बिनेशन हो गया, जिससे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अलग अलग आटों का कॉम्बिनेशन। अब ये क्या है, अलग अलग आटों का कॉम्बिनेशन, जैसे कि हम बनाते हैं अलग अलग तरह की रोटी, जैसे मिस्सी रोटी, उसमें काफ़ी सारे आटे डलते हैं अलग अलग। थेपला, थेपले में आटा डलता है, अलग अलग स्पाइसेस डलती हैं। इस तरीक़े का जो मिक्स्ड फूड होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर होता है, ये चीज़ें, बनाना, स्पिनच, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी अच्छी अमाउंट में न्यूट्रिएंट होता है। वो सारा न्यूट्रिएंट जो हमें चाहिए वो सब इसमें होता है। तो हम इन सारी चीज़ों को खाकर भी अपनी डाइट बैलेंस बना सकते हैं। हमें एक्सपेंसिव फूड जैसे कि हमें बटर, घी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें सही तरीके से अपनी बैलेंस डाइट फॉलो करने के साथ साथ हम जो अपना खाना खा रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से बनाना भी ज़रूरी है, ताकि उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट हैं वो ख़त्म ना हो। इसके लिए सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट। ठीक है। जब भी हम कुछ खाना बनाते हैं या उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उस टाइम कुछ हमसे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से उसके न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट को कटिंग या पीलिंग यानी कि उसको कट करने के बाद या उसको छीलने के बाद धोते हैं, उसकी वजह से उसके जो वाइटामिन्स हैं, उसके कुछ वाइटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। क्योंकि जो सब्जियों की या फ्रूट्स की जो स्किन होती है, जो उनके छिलके होते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाइटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह पानी या चावल या दाल को पानी से ज़्यादा बार धोने से भी उसके जितने भी वाइटामिन और मिनरल हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। हम लोग तो ये जानते हैं कि कुकिंग से, खाना बनाने से खाने का टेस्ट बढ़ जाता है और हमारी बॉडी में वो अच्छे से ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम कुकिंग की वजह से कुछ न्यूट्रिएंट भी ख़त्म हो जाते हैं। काफ़ी सारे यूज़फुल प्रोटीन और मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा पानी ऐड करने से, किसी भी खाने में काफ़ी ज़्यादा पानी ऐड करने से और फिर उस पानी को फेंक देने से न्यूट्रिएंट, प्रोटीन और मिनरल गायब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। विटामिन सी को अगर आप हीट के पास रखोगे तो वो ईज़िली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है। विटामिन सी को अगर आप करोगे, उसमें हीट के पास रखोगे तो वो ख़त्म हो जाते हैं। बूझो थॉट, अच्छा, बूझो ने क्या किया कि उसे हमने बताया पहले कि फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा फ़ैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बूझो ने क्या किया, एनर्जी लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसने सारे फ़ैट रिच फूड खाने शुरू कर दिए। ठीक है। उसने क्या किया, उसने कुछ भी नहीं बल्कि सिर्फ वो सारे फूड खाए जिसमें फ़ैट हो, तो जैसे कि समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सारी चीज़ें उसने खानी शुरू कर दी। और इससे क्या हुआ, उसे लगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट मिलेगा। तो क्या आप लोगों को लगता है कि बूझो ने सही किया? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं खाना चाहिए, वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर हम फ़ैट ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे, ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, इससे हमें ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी मतलब इससे हमें मोटापा चढ़ सकता है। तो इसीलिए कोई भी एक न्यूट्रिएंट को सिर्फ सही मिक़दार में लेना चाहिए, उसे ना कम अमाउंट में ना ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि अगर मानो हमें ये न्यूट्रिएंट कम मिले या मिले ही नहीं तो इससे कुछ होगा। यस, इससे हमारी बॉडी में कुछ बीमारियां, कुछ डिजीज़ेस पैदा हो जाती हैं। तो अगर जिनको बोला जाता है डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़, मतलब कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से हमारी बॉडी में जो डिजीज़ेज़ पैदा होती हैं उनको डेफिशिएंसी डिजीज़ बोला जाता है। किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ पैदा हो तो उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। अगर कोई इंसान, उसको इनफ प्रोटीन नहीं मिल पा रहा, लंबे टाइम तक उसके साथ यही चलता रहा, तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, उसका फेस स्वेल हो जाएगा, मतलब फेस उसका सूज जाएगा और उसके जो हेयर कलर है वो काफ़ी चेंज हो जाएंगे, मतलब उसका हेयर कलर चेंज हो जाएगा, उसको स्किन डिजीज़ हो सकती है, उसको डायरिया हो सकता है।
देख रहे हो, सिर्फ प्रोटीन की वजह से कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह बाकी भी न्यूट्रिएंट की कमी से हमें अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इफ़ द डाइट, अगर डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही ना हो लंबे टाइम के लिए, तो ग्रोथ रुक जाती है पूरी तरीके से। और ऐसे लोग, सच पर्सन जिनको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ना मिला हो अच्छी तरीके से, वो बहुत कमज़ोर और बहुत वीक हो जाते हैं। एंड दे आर नॉट इवन एबल टू मूव, मतलब वो हिल डुल भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं। और अगर हमारे अंदर वाइटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाए, तो उससे भी हमारे अंदर कुछ डिजीज़ या कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको टेबल 2.3 दी हुई है जिसमें वाइटामिन और मिनरल्स के नाम दिए हुए हैं। इनकी कमी से कौन कौन से डिसऑर्डर, कौन कौन सी डिजीज़ हमें हो सकती हैं, और उस डिसऑर्डर और उस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या क्या हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी डाइट में विटामिन ए नहीं है, अगर हमें विटामिन ए नहीं मिला काफ़ी लंबे टाइम तक, तो हमें क्या हो सकता है, हमारी आँखों की रोशनी ख़त्म हो सकती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आँखों की रोशनी वीक हो जाती है, कभी कभी पूरी तरीके से भी जा सकती है। सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, मतलब हमें धुंधला दिखने लगता है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, कभी कभी कुछ लोगों को आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि किसी किसी को अंधेरे में नहीं दिखता। ठीक है, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नहीं नज़र आता। उन लोगों को ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है। कभी कभी पूरी तरीके से भी रोशनी चली जाती है। विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी रोग, बेरी डिजीज़, जिसकी वजह से हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं और हमारे अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती काम करने की। विटामिन सी की वजह से क्या होता है, विटामिन सी की वजह से हमें स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी मतलब हमारे जो गम्स हैं, मसूड़ हैं, उनमें खून आने लगता है, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लेते हैं ठीक होने के लिए। विटामिन डी की वजह से क्या होता है, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स बीमारी हो जाती है। रिकेट्स क्या होती है, इसमें हमारी जो बोन्स है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और वो मुड़ जाती हैं। बोन्स मतलब कि कैल्शियम की कमी हो गई, तो कैल्शियम की कमी की वजह से हमारी जो हड्डियां हैं या हमारे जो दांत हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं और हमें टूथ डेके हो सकता है, मतलब हमारे दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है। आयोडीन की कमी हो गई, आयोडीन की वजह से गोइटर हो सकता है। गोइटर क्या होता है, हमारी जो नेक है, नेक में स्वेलन आ जाती है, सूज जाता है। देखा होगा आपने, लोग वाइट कलर की कुछ ऐसे वो पट्टी सी होती है ना, जिसमें ऐसे सुराख से होते हैं, वो लगा लेते हैं, कहते हैं कि हमारे गले में वो सूज गया है, ऐसा कुछ, वो होता है गोइटर। या फिर इसके साथ साथ हमें मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है, मतलब कि दिमागी तौर पर भी उनको बीमारी या कोई डिसेबिलिटी हो जाती है। अगर हमारे अंदर आयरन की कमी हो गई, तो आयरन की कमी से होता है हमें एनीमिया बोले तो वीकनेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लीज़ याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं। हमें कौन कौन से विटामिन, कौन कौन से मिनरल से की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उसके सिम्टम्स क्या हैं। अब अगर सपोज़ इफ़ बाई चांस हमें ये ऐसा कुछ हो गया, तो क्या वो ठीक नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। बस आप अपनी डाइट प्रॉपर लेनी स्टार्ट कर दीजिए, डाइट को प्रॉपर बनाइए। जिस भी चीज़ की आपके अंदर कमी है, जिस भी मिनरल की, जिस भी न्यूट्रिएंट की आपके अंदर कमी है, उसको अपनी डाइट में ऐड कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, जिसकी वजह से आपकी जो वो बीमारी है वो दूर हो जाए। ठीक है, अपनी डाइट को बैलेंस डाइट बनाइए। तो अब हमने इस चैप्टर में ये देखा कि जो अलग अलग स्टेट होते हैं, ठीक है, इंडिया के, उसकी जो पूरी एक प्रॉपर थाल होती है, भले ही कोई सा भी स्टेट हो, कोई सी भी जगह हो, उस प्रॉपर थाल में हर तरह का फूड आइटम होता है। मतलब कि हर तरह का फूड आइटम, फॉर एग्जांपल एक आइटम ग्रेन से बना हुआ ज़रूर होगा, यानी कि रोटी, चपाती, कुछ भी। एक आइटम दाल या मीट की डिश होगी, एक आइटम वेजिटेबल होती है, और एक आइटम हम कुछ भी कर्ड, घी वगैरह ऐड करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है? इतना डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए होता है ताकि हमारा जो मील है उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट की अच्छी मिक़दार रहे, जो हमें पूरे दिन में अलग अलग न्यूट्रिएंट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब उसमें प्रेजेंट हों और हमारी बॉडी उसको यूज़ कर पाए, और इससे हमारी डाइट बैलेंस रहे और हम भी सेहत और तंदुरुस्त रहें। ठीक है, इतना ही है इस चैप्टर में।
चैप्टर होता है फिनिश। इसमें कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं जिनकी मीनिंग्स हम ऊपर पढ़ चुके हैं। समरी दी हुई है। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।